पिछले भाग में आपने देखा कि विनोद को पकड़कर जबरन बंदूक की नोक पर उसकी शादी पायल से करवा दी जाती है। शादी के बाद विनोद पायल को लेकर दिल्ली लौट तो आता है, लेकिन पायल को पत्नी मानना तो दूर, उसे उसकी परछाई से भी चिढ़ महसूस हो रही है। लेकिन पायल अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है कि उन दोनों के रिश्ते में आई हुई ये कड़वाहट किसी तरह मिठास में बदल जाए और वो अपना एक सुखद वैवाहिक जीवन शुरू कर सके। दूसरी ओर उसकी प्रेमिका निशा बार बार विनोद से उसकी बेरुखी का सच जानने की कोशिश करती है। अंत में विनोद अपनी शादी का सच निशा को बता देता है और उसे वादा करता है कि जल्दी ही वो इस शादी से बाहर आने का रास्ता खोज लेगा। अब आगे। भैया माँ, सबने बस विनोद की नौकरी देखी, किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि विनोद के जीवन में कहीं पहले से कोई लड़की तो नहीं है। शायद उनकी नाराजगी का बड़ा कारण ये भी है। इन दोनों की बात करने के तरीकों को देखकर ऐसा लग रहा था बहुत गहरा प्यार है दोनों के बीच में। क्या ये मेरा जोर जबरदस्ती का सिंदूर इन दोनों के प्यार के बंधन को कमजोर कर पाएगा? अब तो मुझे अपने होने पर भी शर्म आ रही है। मैं सिर्फ विनोद की गुनहगार नहीं हूँ। निशा, उसका जीवन भी खराब कर दिया मैंने। न जाने कितने सपने देखे इन्होंने एक दूसरे के साथ। हे भगवान, कैसे किस्मत के साथ पैदा किया तूने मुझे। सारी जिंदगी अपने घर वालों के सीने पर बोझ बनकर पड़ी रही। किसी तरह शादी हुई तो यहाँ आकर भी मनहूसियत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं जहाँ जाती हूँ सबकी जिंदगियां तबाह हो जाती है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा होता कि तुमने मुझे पैदा ही ना किया होता, या पैदा होते ही मुझे उठा लेता। भगवान, कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। बिस्तर में लेटे हुए पायल किसी तरह अपनी हिचकी रोककर अपनी तकलीफ को तकिए पर बहा रही थी और दूसरी ओर विनोद निशा को समझा बुझाकर भेजने के बाद आंगन में चहलकदमी कर रहा था। एक पल के लिए भी विनोद ने पायल को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया था। दिन गुजरते जा रहे थे। विनोद का रवैया जस का तस था। वो नजर भरकर पायल की तरफ देखता तक नहीं था। न कभी बात करता, न उसका हालचाल पूछता, न उसके हाथ का बना खाना खाता। महीने की 1 तारीख को राशन लाकर घर पर रख देता और उसके बाद अधिकतर अपना समय घर से बाहर ही बिताया करता। विनोद, पूरा 1 महीना हो गया शादी को। मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे भूल गए हो। मिलना तो दूर, आजकल फोन भी नहीं करते। वैसे भी मेरी हैसियत ही क्या है अब तुम्हारे जीवन में? कानूनी रूप से तो वही पत्नी है ना। मैं ठहरी बाहर वाली और वो मांग में सिंदूर सजाकर तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनकर बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ता कायम हो गया है तुम दोनों के बीच और अब तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाह रहे हो? हर समय बस बिजी होने का बहाना बनाते हो। आखिर तुम्हारे मन में है क्या? देखो, अगर तुम उस गुंडे की बहन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो ना, तो कम से कम साफ साफ बता दो। मैं भी यूं घुट घुट कर कब तक जीऊंगी? मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, इतनी गुंजाइश तो मेरे पास होनी चाहिए ना। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरी हालत के बारे में सोचा है तुमने कभी? जिस लड़के के ऊपर मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल खर्च किए, रातों रात वो एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। एक तरफ तुम कहते हो वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वहीं दूसरी तरफ मुझे इग्नोर भी कर रहे हो। इन सब बातों का क्या मतलब निकालूं मैं? अरे कोई बेवकूफी बता देगा कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो विनोद। देखो निशा, तुम गलत समझ रही हो। ना मैंने कभी तुम्हारे साथ चीटिंग की, ना मैं उसके साथ कोई चीटिंग कर रहा हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में था, मैंने कभी किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन अभी मैं कानूनी रूप से उसका पति हूं। बेशक मन से मैंने वो रिश्ता स्वीकार नहीं किया, लेकिन कानूनन तो पति पत्नी है ना हम लोग। और जब तक हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, तुम्हारे साथ नजदीकी बढ़ाना तुम दोनों के साथ ही अन्याय होगा। अभी मैं खुद हालातों के भंवर में फंसा हूं। मेरे मौन को स्वीकृति समझने की भूल कर रही हो तुम। और कम से कम तुम तो मुझे समझती हो ना। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें मुझे अंदर तक तोड़ रही है निशा। तो क्या चाहते हो तुम? यही चाहते हो ना मैं बस तुम्हारे इंतजार में जोगन बन के अपनी जिंदगी यूं ही बिता दूं? अरे कितना समझू मैं तुम्हें, और कब तक समझू? एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में उस लड़की के साथ रह रहे हो तुम। क्या करूं? मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं विनोद, और दूसरी तरफ मेरे घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? निशा की बातों का विनोद के पास सही मायने में कोई जवाब नहीं था। वो तो अपने जीवन की उलझन को ही नहीं सुलझा पा रहा था। निशा के सवालों को आखिर क्या जवाब देता? आज पहली बार निशा को हिम्मत बंधाने की बजाय विनोद चुपचाप वहां से उठकर चला गया। घर पहुंचकर विनोद ने अपना सामान पैक किया और घर से बाहर निकलने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप सामान लेकर? कब तक लौटेंगे? कुछ तो बताकर जाइए। मेरे घर में शौक से मेरी पत्नी बनकर तुम रहो, लेकिन मैं इस घुटन में अब और नहीं जी सकता। मैं अगर इस छत के नीचे तुम्हारे साथ ज्यादा दिन रहा ना, तो या तो मैं अपनी जान ले लूंगा या फिर घुटन से मेरी जान निकल जाएगी। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और हाँ,
रोज रोज घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक दिन मैं अपनी जान ही दे दूं। तुम्हारे भाई से जो हो सके कर ले, लेकिन अब मैं और इस सड़न में नहीं जी पाऊंगा। अगर कभी एक पल के लिए भी हमारे रिश्ते का सम्मान किया है ना तुमने, तो एक चीज मांगना चाहता हूं। तुम शौक से अपने भाई को हमारे रिश्ते का सच बता देना, लेकिन बस इतनी मेहरबानी करना कि तुम्हारे भाई को जो करना है मेरे साथ करे। मेरे माँ बाबूजी पर आंच नहीं आनी चाहिए, उन बेचारों का कोई दोष नहीं है। इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। पायल के किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर विनोद अपना सामान लेकर जा चुका था और पायल एक मूर्ति की तरह बेजान होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच वो कैसे जिएगी। न कोई दोस्त है, न जानने वाला, न रिश्तेदार। वो एक छोटी सी गांव में रहने वाली लड़की थी जिसने अपने कुएं से बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। ग्रेजुएशन भी किया तो कॉरेस्पॉन्डेंस से। गांव छोड़कर दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में जिसके भरोसे आई थी, वो तो एक पल में हाथ छुड़ाकर चला गया था। पायल के शरीर से मानो प्राण ही निकल गए थे। उस एक पल ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। विनोद के जाने के काफी देर बाद पायल जैसे होश में लौटी। शायद इस रिश्ते का यही अंत होना लिखा था। जिस रिश्ते का पहला अध्याय ही खून से लिखा गया, उसका अंत इससे बेहतर भी कैसे हो सकता है। मैं गांव में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। भैया को पता चला तो वो इस मामले को अपने तरीके से ही निपटाएंगे। किसी के साथ भी जबरदस्ती से रिश्ता नहीं बनाया जा सकता, ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। पायल ने अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाई और बिना किसी से भी शिकायत किए चुपचाप वहीं रहने लगी। न जेब में पैसे हैं, न बाजार का पता मालूम है मुझे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल अभी सोच ही रही थी कि उसका फोन बजने लगता है। सामने स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम दिखाई देने लगता है। हाँ माँ, कैसी है तू? यहाँ तो सब सही है बेटा, तू बता तेरा वहाँ शहर में कैसे चल रहा है? अरे दामाद बाबू प्यार तो करते ना तुझे? ऊंची आवाज में बात तो नहीं करते? अरे नहीं माँ, शुरुआत में थोड़ा कम बोलते थे, लेकिन अब उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई है। अपनी बेटी के ऊपर भरोसा है ना तुझे, दिल जीत लिया है मैंने उनका। हाँ, लेकिन जितना पैसा कमाते हैं ना उतना ही व्यस्त भी रहते हैं। रात को देर से आते हैं और सवेरे जल्दी निकल जाते हैं। मुझे भी अब इस माहौल में रहने की आदत सी पड़ गई है। तू बता। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा कि दामाद बाबू ने तुझे अपना लिया। हमारी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा बेटा, तू बात करना दामाद बाबू से। महीने 2 महीने में मौका देकर यहाँ आ जाना, तुझे देखने का मन कर रहा है। अरे रहने देना माँ, फिल्मी माँ की तरह डायलॉगबाजी मत कर। पता है मुझे, विदा करने के लिए कैसे आधी हुई जा रही थी। तब तो तेरा बस न चला, सड़क चलते घोड़े गधे से मेरा ब्याह कर देती। और अब ममता दिखा रही है। देख, जिस तरह मेरा ब्याह कराया ना तूने, मुझ में हिम्मत ना है गांव वालों और अपनी सखी सहेलियों से आंख मिलाने की। मैं अब गांव लौट कर ना आने वाली माँ। तेरी बेटी की शादी ना हुई, स्वर्ग से धार गई तेरी बेटी, बस यही सोच लेना। और आगे से मुझे गांव बुलाने की गलती मत करना। बड़ी मुश्किल से गांव की कड़वी याद को भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मुझे फिर से उस गंदगी में मत घसीट। ऐसी बात तो मत कर बेटा, मैं तो बस यही चाहती थी कि सही समय से तेरे हाथ पीले हो जाए। मैं कोई तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अगर परिवार तुम लोगों जैसा होता ना माँ, तो दुश्मन होना ज्यादा सही है। फोन रखती हूँ, विनोद के लिए खाना बनाना है और फालतू बातों में समय खराब करके मैं अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती। पायल ने फोन काट दिया था और अपनी माँ को भर भर कर सुना लेने के बाद अब उसे थोड़ा हल्का भी महसूस हो रहा था। माँ से झूठ तो बोल दिया था, लेकिन उसके जीवन की काली सच्चाई से वो मुंह नहीं मोड़ सकती थी। विनोद चला गया था, लेकिन जाने क्यों अभी भी उसके दिल में आस थी कि विनोद लौट कर आएगा जरूर। कई सप्ताह बीत गए थे। उस रात बाहर जोरों की बरसात हो रही थी। घर में रखा राशन लगभग खत्म होने को था। शाम घिरी तो पायल रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। अचानक उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। पायल घबरा गई थी। रसोई से निकलकर हॉल में आई तो देखा, भीगे कपड़ों में दोनों हाथों में सामान पकड़े हुए विनोद हॉल में खड़ा था। पायल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दौड़कर विनोद के पास आई और जैसे ही उसने अपनी बाहें विनोद की ओर फैलाई, विनोद ने दोनों हाथों में पकड़ा सामान उसके हाथों में थमा दिया। अगले ही पल पायल को एहसास हो गया था कि उसने अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस कर दिया था। सामान लेकर वो रसोई में रख कर आई और फिर तौलिया लेकर उसके पास आ गई। आप भीग गए हैं, मौसम बदल रहा है, तबीयत बिगड़ जाएगी। कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय लाती हूँ। विनोद बिना कुछ कहे अंदर कमरे में गया और कपड़े बदलकर हॉल में आ गया। पहली बार उसने पायल के हाथ से बनी चाय पी और फिर अपने बेडरूम में पहुंच गया। विनोद को बेडरूम में आए काफी समय बीत गया था। काम खत्म करके पायल जब बेडरूम में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई।
विनोद अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके हाथ में शराब का ग्लास था। आप शराब भी पीते हैं? क्यों नहीं पी सकता? अब तुम मुझे ये समझाने मत बैठ जाना कि शराब पीना गलत बात होती है। कम से कम किसी को किडनैप करके उसके साथ शादी कर लेने जितना गलत तो नहीं होता अपने कमरे में बैठकर शराब पीना। और हाँ, मैं पीऊंगा शराब। क्या कर लोगी तुम? मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं ना, फिर करने दो मुझे मनमाने। सारी जिंदगी अच्छाई का साथ दिया मैंने, क्या मिल गया? अब अच्छा बनते बनते थक गया हूं मैं। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं नहीं जानती थी। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप। पायल ने बात अधूरी छोड़ दी। अब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, सोचा ये तरीका भी आजमा लेता हूँ। कहते हैं ये दर्द कम कर देती है। विनोद ने एक नजर पायल को देखा और फिर अपना ग्लास उठा लिया। उसकी आंखों में आज एक समंदर दिखाई दे रहा था। जो एहसास वो महीनों से अपने भीतर समेटे हुए था, वो आज शायद सब उड़ेल देना चाहता था। 1 घंटे बाद, बस करिए ना, कितना पिएंगे आप? अब सो जाइए, बहुत पी चुके हैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया पायल। किस्मत ने कैसा खेल खेला मेरे साथ। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो कभी निशा के अलावा किसी लड़की को देखा तक नहीं। कॉलेज में साथ पढ़ते थे हम, मेरी पूरी दुनिया उसके पास घूमती थी। उसके साथ जीवन भर रहने के लिए ये फ्लैट खरीदा था। यहाँ के पर्दे, दीवारों का रंग सब उसकी पसंद का है। हम दोनों ने अपने तमाम शौक छोड़कर पहले अपना घर बनाया ताकि उम्र भर प्यार से यहाँ रह सके। पूरे 10 साल इंतजार किया था हमने। अपनी शादी के कितने अरमान सजाए थे, हनीमून डेस्टिनेशन तक फाइनल कर ली थी। और आज मैं मुंह छिपा रहा हूँ निशा से। जिसके साथ जीना था वो तो हमेशा के लिए दूर हो गई, और जो मेरे साथ है उसे मैं चाह कर भी नहीं अपना सकता। कितना अकेला हो गया हूँ मैं, क्या बताऊं। निशा को लगने लगा है मेरे जीवन में अब उसके लिए जगह नहीं। उसके पापा ने लड़के देखना शुरू कर दिया है। मेरी निशा किसी और की हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। विनोद की आंखों से आंसू बरस रहे थे और पायल हर शब्द में उसकी बेबसी को महसूस कर रही थी। आप तो उसके साथ ही रहते हो ना? मैं तो दूर हो गई आपसे, अब तो कोई उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब वो किसी और से शादी क्यों कर रही है? बेबस रोते हुए विनोद को पायल ने गले लगाया तो कुछ देर तक तो विनोद सिसकता रहा, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने खुद को पायल से दूर कर लिया। निशा मेरे साथ नहीं रहती। मैं हफ्तों से नहीं मिला उससे, नजरें ही नहीं मिला पा रहा हूँ उससे। शादीशुदा होते हुए भी बाहर किसी लड़की के साथ रिश्ता रखने को ये दुनिया क्या नाम देती है पता है? मुझे कहे ना कहे उससे गंदे नामों से बुलाएगी ये दुनिया, और मैं अपने प्यार को बदनाम नहीं कर सकता। हे भगवान, कितना बड़ा पाप हो गया मेरे हाथों। एक सीधे साधे शरीफ इंसान को क्या बना दिया मैंने। शायद ये जीवन में पहली बार शराब पी रहे, तभी खुद को संभाल नहीं पा रहे। मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ, आप संभालिए खुद को। पायल कुछ मिनट के बाद जब नींबू पानी लेकर बेडरूम में आई तो विनोद सोफे पर ही लुढ़क गया था। ओहो, लग रहा है ये सो गया। किसी तरह सहारा देकर पायल ने विनोद को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। आई एम सॉरी निशा, मुझे माफ कर दो निशा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, ये निशा इनके दिमाग से यूं जाने वाली नहीं है। अगले दिन रविवार था। विनोद देर सुबह तक बिस्तर पर सोया हुआ था। पायल ने विनोद के फोन से मैसेज करके निशा को घर पर ही बुला लिया। कुछ देर बाद निशा घर पर पहुंच गई। तुम घर पर ही हो? विनोद ने तो कहा। यही ना कि मैं घर पर नहीं हूँ, झूठ बोला था तुमसे। एक्चुअली वो मैसेज मैंने किया था, विनोद ने नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है। विनोद तो जानता भी नहीं कि तुम यहाँ आई हो। तुम क्या बात करोगी मुझसे? मेरा भी बंदूक के दम पर अपहरण कराओगी क्या? या फिर विनोद को पाने के लिए कोई कीमत रखोगी मेरे सामने? निशा, तुम्हारा गुस्सा, नाराजगी जायज है, लेकिन जो तुम कर रही हो वो गलत है। तुम शादी कैसे कर सकती हो? मुझे छोड़ो, अपने प्यार के बारे में तो सोचा होता। अच्छा, तो तुम्हारा पति क्या सोचता है? पत्नी और प्रेमिका दोनों एक साथ मिल जाएंगी उसे? पत्नी वो बना नहीं सकता और रखेल मैं किसी की बनना नहीं चाहती। और तुम किस किस्म की पत्नी हो जो अपने ही पति की प्रेमिका को शादी ना करने की सलाह दे रही हो?
अपहरण करके शादी करने के अलावा अपने पति को किसी और औरत के साथ बांटने का भी रिवाज है क्या तुम्हारे गांव में? निशा, वो सच में प्यार करता है तुमसे। हम एक कमरे में रह रहे हैं लेकिन कभी अपनी मर्यादा को तोड़ा नहीं उन्होंने। कल रात तो शराब के नशे में धुत थे और कमरे में उनकी ब्याहता पत्नी थी, लेकिन तब भी सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहे थे। मैं उनके मन में, जीवन में कहीं भी नहीं हूँ। और इस तरह पति पत्नी होकर भी अजनबियों की तरह सारा जीवन साथ बिताने में कोई मतलब ही नहीं है। इतना मर्यादित आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सुना था मर्द मौका परस्त होते हैं, मौका मिलते ही औरत का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो इस जोर जबरदस्ती के रिश्ते की भी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। कहते हैं जब तक हमारी शादी है तुमसे किस अधिकार से मिलने जाए, तुम्हारा नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए तुमसे दूर दूर भाग रहे थे। उन्हें गलत मत समझो निशा, हर पल हर समय उनके दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो। क्या वाकई में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? नहीं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। वो तो यहाँ रहते भी नहीं है। कहते हैं इस घर में आते हैं तो आपकी यादें पीछा नहीं छोड़ती, उनका दम घुटता है यहाँ। तो आप क्या करोगी? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तलाक देने को तैयार हूँ। आप दोनों शादी कर लीजिए। मैं विनोद को खुश देखना चाहती हूँ। ऐसे पल पल मर मर कर जीते देखना बहुत तकलीफ देता है। ये क्या दांव खेल रही हो तुम? और तुम्हारा भाई, उसका क्या? वो हमें साथ रहने देगा? मैं अपनी मर्जी से ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे नहीं रखना ये रिश्ता। इस पे कोई क्या कर सकता है? वो जबरन मेरी शादी करा सकते हैं, लेकिन मुझे शादी निभाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जो होगा मैं देख लूंगी, आप बस कागज बनवाइए और हाँ, शादी की तैयारियां कर लीजिए। ये सब क्या चल रहा है निशा? तुम यहाँ? मुझे पायल ने बुलाया था, उसने बताया कल रात तुम दोनों के बीच। अरे बकवास कर रही है ये औरत। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है हमारे बीच। निशा, ट्रस्ट मी। हाँ, उसने भी यही बताया कि कल रात तुम दोनों के बीच बहुत बातें हुई है, इसलिए वो चाहती है कि अब हमारी शादी हो जाए। बोलो, करोगे शादी? विनोद गुप्ता, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहते हो? लेकिन उसके घर वाले, उनका क्या होगा? आप लोग सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचिए, बाकी सबको मैं संभाल लूंगी। बस एक बात कहनी थी, क्या आप लोग मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने में कुछ मदद कर सकते हैं? किसी के गले का फंदा बनकर नहीं जीनी अपनी जिंदगी, अपने दम पर जीना चाहती हूँ अब मैं। मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं? तुम्हें खुद पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। विनोद ने बताया था तुम ग्रेजुएट हो, थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पर और स्किल्स पर काम करो, उसके बाद तुम्हारी जॉब मैं लगवा दूंगी। और अगर तुम गांव वापस ना जाकर यहीं शहर में रहना चाहती हो तो उसके लिए भी एक अच्छे से पीजी में मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा सकती हूँ। निशा ने पायल के साथ एक अच्छे दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाया, उसे एक जॉब पाने में मदद की और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीना सिखाया। वहीं पायल ने भी अपना वादा निभाया और तलाक के कागजों पर साइन करके विनोद को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। 2 साल बीत गए हैं। आज पायल ने निशा और विनोद को अभिषेक से मिलने के लिए बुलाया है। निशा और विनोद आज बहुत खुश है। उनकी यही कामना है कि पायल अपने जीवन में खूब तरक्की करे और एक अच्छा जीवन बिताए।